अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्टी अकाउंट्स तक रसाई की इजाज़त देकर अपोजिशन के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। इस हवाले से वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अब पीटीआई के फाइनेंशियल माहिरीन और चार्टर्ड अकाउंटेंट दोनों सियासी जमातों के अकाउंट्स की जांच पड़ताल कर सकेंगे और आने वाले दिनों में कुछ इंकशाफात होंगे। आज इलेक्शन कमीशन ने हमारी दरख्वास्त को जो है वो मंजूर कर लिया है और पीपल्स पार्टी और नून लीग के मौकफ को शिकस्त हुई है। 7 अकाउंट नून लीग के ऐसे निकल आते हैं जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए होते हैं। 12 अकाउंट पीपल्स पार्टी के ऐसे निकल आते हैं जो इलेक्शन कमीशन से छुपाए होते हैं। पार्टी अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग उसी गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं जहां वो पीटीआई को गिराना चाहते थे। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि जहां इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस दायर कर रखे हैं, वहीं पीटीआई के खिलाफ ममनुआ ज़राए से फंड्स हासिल करने का केस किसी सियासी जमात ने नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के अपने ही बानी रुकन अकबर एस बाबर ने 2014 में दायर किया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानियों के अलावा गैर मुल्कियों से भी फंड्स हासिल किए हैं जिसकी पाकिस्तानी कानून इजाज़त नहीं देता। पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस स्क्रूटनी कमेटी में भी गया था जहां बैरून मुमालिक से आने वाली इमदाद की छानबीन करके 3 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी थी। ताहम इस पर हतमी फैसला अभी तक नहीं आया है, जबकि चंद रोज में इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर भी फैसला मतवक्के है। अब हुकूमत अपोजिशन के अकाउंट्स तक रसाई मिलने पर तो बहुत खुश नजर आ रही है, लेकिन क्या अकबर एस बाबर को भी पीटीआई के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करने की ऐसे इजाज़त मिल सकेगी? इसी मौजू पर मुझे बात करनी है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह तारड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अताउल्लाह साहब आपका। अताउल्लाह साहब, तहरीक इंसाफ आज बड़ी खुश है। फ़ारूक हबीब साहब कह रहे हैं कि अब पता चलेगा बिलावल को और मरियम नवाज़ को कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है। वो कहते हैं आपका तासुर, आप लोगों का जो मौक़िफ़ है बिल्कुल गलत साबित हुआ है। 7 अकाउंट्स आप लोगों ने छुपाए, वहीं से सारी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। उन्होंने कहा बड़े होशरुबा इंकशाफात होने वाले हैं। सर, बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा मदू करने के लिए। देखिए, मैं बड़ा आज कॉन्फिडेंट हूं और बड़ा खुश हूं और बड़ा पुरएतमाद हूं क्योंकि ये नमोशी मिटाने की एक कोशिश है। हमारे जो अकाउंट्स हैं, जिस दफ्तर में मैं बैठा हूं, ये हमारा मरकजी सेक्रेटेरिएट है। हम साल में 2 बार अपने तमाम अकाउंट्स का ऑडिट करवाते हैं और ना सिर्फ ये, बाकायदा एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट के जरिए ये अकाउंट्स मेंटेन होते हैं और सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई चीज कंसील की हो। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें कोई ऐसी अनअकाउंटेड फॉरेन फंडिंग हो। सवाल ही पैदा नहीं होता कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इसके अंदर जो है वो शामिल हों। देखिए, जब तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग का केस टेकअप हुआ तो स्टे ऑर्डर लिए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। मैं अलल ऐलान ये बात कहने को तैयार हूं, हम कोई स्टे ऑर्डर नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे अकाउंट्स की साफ और शफाफ तहकीकात की जाएं। हमने आप लोगों को कोई मसला नहीं है कि पीटीआई को इजाजत मिली है आप लोगों के अकाउंट्स की ऑडिट करने की और जांच पड़ताल करने की, बिल्कुल तसल्ली है आप लोगों को। हम इसको वेलकम करते हैं। गुड। और देखिए, तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ स्टे ऑर्डर लिए बल्कि इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया। अगर आपको याद होगा, इन्होंने एक दरखास्त दायर की कि इलेक्शन कमीशन का इन अकाउंट्स दायरा इख्तियार को चैलेंज किया। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा गया एक दरखास्त के जरिए कि इन तमाम मामलात को सीगाए राज में रखा जाए। अब राज में तो आप वही बात रखते हैं जिससे आपको खतरा हो कि आपको नुकसान होगा। हम तो कोई चीज राज में रखना नहीं चाहते। और देखिए, जहां तक फॉरेन फंडिंग का केस है, ये बात साबित हो चुकी कि बैरून मुल्क से ना सिर्फ जो लोगों ने फॉरेन फंडिंग इनको की वो इन्होंने जाती अपनी जात पर वो पैसे खर्च किए, बल्कि वो ज़कात और चंदे के नाम पे जो पैसा आया वो इन्होंने और मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और बाकी ममालिक जो हैं, कई ऐसे ममालिक हैं जिनसे फंडिंग आप लीगली तौर पे नहीं ले सकते, वो भी ली।
हमारी किसी ऐसे मुल्क से कोई फंडिंग नहीं है। आप लोगों के पास क्या आप लोगों ने पीटीआई के अकाउंट्स तक आप लोगों ने ऑडिट की रसाई मांगी है, जैसे आज उनको मिली है रसाई? हम कई डेलीगेशंस लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातें भी कर चुके हैं और हमारी दरखास्त ये थी कि डे टू डे हियरिंग की जाए और डे टू डे हियरिंग करके ये तमाम कंटेंट्स को पब्लिक किया जाए और इसके साथ साथ अकाउंट्स की तफसीलात भी फराहम की जाएं। अब वो स्क्रूटनी कमेटी ने इस मामले को आगे लेकर चलना है और मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, जो कि अज़द जरूरी है। और इसके अंदर जो 11 अकाउंट छुपाए गए थे, जो बाद में ओन किए गए, जिनको बाद में तस्लीम किया गया कि इन अकाउंटों में भी पैसा आया है, तो पीटीआई की फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मेस। और उन्होंने जिस तरीके से ये फॉरेन फंडिंग वाला मामला चलाया है, मेरा सवाल ये है, और अगर ये तहकीकात अपनी आपके अकाउंट्स तक रसाई मिली है, क्या आप लोगों ने भी ऐसी कोई दरखास्त दे रखी है? आप लोग भी तो जाहिर चाहेंगे कि हमें भी तो उनके अकाउंट्स तक रसाई दें, हम भी अपने जो ऑफिशियल हमारे जो ऑडिटर्स हैं, माहिरीन हैं, उनसे हम जांच पड़ताल करवा सकें। जी, जब ये दरखास्त दी थी तो स्क्रूटनी कमेटी ऑलरेडी उन अकाउंट्स की तफसीलात जो है वो पब्लिक भी कर चुकी थी, उसकी छानबीन भी कर रही थी। हमने फिर दोबारा जाकर जो दरखास्त दी वो ये नहीं दी, वो ये दी कि आप इसकी डे टू डे हियरिंग करके इस मामले को इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं और जब ये मंतकी अंजाम तक पहुंचे तो उसकी तहकीकात की तमाम तफसीलात को पब्लिक किया जाए। देखिए, फरूख हबीब साहब ने दरखास्त जरूर दी और उनको रसाई मिल गई। हम तो इस मूव को वेलकम कर रहे हैं कि भाई करो, हमारा तो हर साल 2 दफा ऑडिट होता है। तो सही मुद्दई तो अकबर एस बाबर है। क्या आप लोग भी इसमें मुद्दई हैं? नहीं, इस केस में हम मुद्दई नहीं हैं, मगर मुख्तलिफ इस केस के पहलुओं के हवाले से हमने दरखास्तें जमा कराई हैं जॉइंट ऑपोजिशन की तरफ से, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIF और ANP शामिल थे। और इन तमाम पार्टीज के जॉइंट डेलीगेशन ने इलेक्शन कमीशन में जाके चीफ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके कई दरखास्तें जमा कराई हैं। और हमारा जो सबसे पहला मुतालबा था वो ये था कि स्क्रूटनी कमेटी ने फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के हवाले से जितनी छानबीन की है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए डे टू डे हियरिंग्स कंडक्ट की जाएं। अब देखिए, हमारा तो इतना पेचीदा मामला नहीं है। हमारी लीडरशिप तो बैरून मुल्क जाके, हर मुल्क में जाके उन्होंने चंदा इकट्ठा नहीं किया। इमरान खान साहब ने धरनों से पहले और उसके बाद भी इलेक्शन कैंपेन के दौरान लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनियां हैं आप लोगों की, जो मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी इंटरनेशनल कंपनियों ने इस जमात को फंड्स फराहम किए, इस नाम से कंपनीज हैं। हमारे पास जितने भी हमारे पास डोनेशंस आई हैं उसकी एक एक रसीद मौजूद है, भेजने वाले के तमाम कवायफ मौजूद हैं, क्या अमाउंट आई थी, वो सारा डेटा ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन में जमा है बल्कि अगर कोई देखना चाहे तो हमारे मरकजी सेक्रेटेरिएट में ये तमाम तर डेटा महफूज है और हमने बकायदा जो ऑडिट हम कराते हैं वो इसीलिए कराते हैं। राइट, स्क्रूटनी कमेटी को भी जमा हो गया वैसा सब कुछ? जी बिल्कुल जमा है। तो ये मेरा ख्याल है फरूख हबीब साहब की जो खुशी है ये बड़ी शॉर्ट लिव्ड होगी और मैं तो इसको वेलकम कर रहा हूं और मैं बड़ा पुरइत्माद हूं इस मामले में कि हमारा ऐसा मामला है कोई नहीं। इनको अपनी फिक्र करनी चाहिए कि जब फौरन, देखिए इन्होंने दरखास्तें कब दायर की, जब इनके खिलाफ इतने बड़े बड़े पलंदे निकलना शुरू हुए, अकाउंट सामने आना शुरू हुए, फॉरेन फंडिंग के सोर्सेज थे नहीं, बड़ी बड़ी अमाउंट्स आई हुई थी, तो जब मनी ट्रेल नहीं था उसके बाद इन्होंने हमारे खिलाफ दरखास्तें दी। मेरा इनको मशवरा यह है कि अपने केस का सही तरह दिफा करें, हमारे केस खुलवाने की कोशिश ना करें, अपना और कौम का वक्त जाया करेंगे। पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस का जो हाल हुआ है अदालतों में, की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए, अपनी तरफ से तवज्जो उठाने के लिए आप लोगों पर यह मुद्दा डाला गया, राइट? जी बिल्कुल, मेरा यही आर्ग्यूमेंट है। और देखिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग या जो इल्जामात ये 3 साल लगाते रहे वो तो बैन अल-अक़वामी अदालतों ने उठा के बाहर फेंके। FIA हो, NAB हो, ARU हो, एसेट रिकवरी यूनिट, कुछ साबित नहीं हो सका। मुल्क की आला अदलिया ने कहा कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। तो मैं हैरान हूं कि आपने अपने फॉरेन फंडिंग केस का दिफा जब की बात आती है तो कहते हैं सीगा राज में रखो, कभी स्क्रूटनी कमेटी का दायरा इख्तियार चैलेंज करते हैं और कभी कहते हैं कि जी इस मामले को इसकी तहकीकात ही नहीं होनी चाहिए, स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुपते हैं। तो छुपना बंद करें और आके अपने केस का दिफा करें, हमारी फिक्र ना करें। अताउल्लाह तारिक साहब, PDM एक बार फिर से मुतहरिक होना चाह रही है। हुकूमत तो शुरू से कह रही है कि PDM को अगर खतरा है तो अपने साथ की जो जमातें उन्हीं से खतरा है।
फिर जब पीपल्स पार्टी अलग हुई तो कहा गया पीडीएम के गुब्बारे से हवाई निकल गई है, लेकिन 2 दिन पहले हमने देखा मौलाना साहब फिर से हमें बड़े एक्टिव नजर आया, तहरीक शुरू करना चाहते हैं। पीडीएम अब किस नौयत का एहतजाज करना चाहती है, किस तरह से आप लोग हुकूमत को टफ टाइम जो है ना वो देना चाहते हैं? देखिए, जो अवामी सेंटिमेंट है महंगाई की वजह से और महंगाई की शरह में जो हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है, लोग इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं और उसका सबूत हमने कंटोनमेंट इलेक्शंस में देखा। अभी जनूबी पंजाब का जो हमने दौरा किया उसमें देखा कि अवाम सड़कों पर निकल आए। तो अवामी राब्ता मुहिम भी होगी, बड़े जलसे भी होंगे और इस हुकूमत के खिलाफ जो है वो हर तरीके से एजिटेशन करेंगे, क्योंकि लोग अब ज़हनी तौर पे इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। अगर आप कहीं निकलें सर्वे करने, आप किसी गली मोहल्ले बाजार में जाके लोगों से पूछें तो वो महंगाई के हाथों और गुर्बत के हाथों इतने सताए हुए हैं कि वो मजीद इस हुकूमत को कोई मोहलत नहीं देना चाहते। तो हम चाहते हैं कि जो अवामी उमंगों की तर्जुमानी है वो सही तरीके से की जाए और अवामी राब्ता मुहिम और बड़े जलसों के तहत फिर आखिर में अगर लॉन्ग मार्च की नौबत आई तो उस पर भी बिल्कुल बातचीत हो रही है, वो उस लेवल तक भी जाएंगे पीपल्स पार्टी के बगैर इंशाल्लाह। देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ हमारा पार्लियामान के अंदर एक बड़ा आइडियल रिलेशनशिप है। जहां तक कानून साजी की बात है, पार्लियामानी पॉलिटिक्स की बात है, तो उस हद तक तो हमारा बड़ा आइडियल रिलेशनशिप है। मगर पीडीएम के हवाले से उन्होंने एक अपना रास्ता इख्तियार किया जो उनकी अपनी मर्जी है, तो वो उन्होंने अपना एक राइट एक्सरसाइज किया है। ठीक है, तो वो अगर आना चाहेंगे तो फिर देखी जाएगी उस वक्त। मगर अभी फिलहाल जो है वो पीडीएम की जमातें तमाम मुत्तहिद हैं और हम इंशाल्लाह ये महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ भरपूर जो है वो अपनी एजिटेशन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ताला अथॉरिटी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून मेरे साथ। आप मुझे ज्वाइन करें। नाज़रीन, अकबर एस बाबर साहब फॉरेन फंडिंग केस को लेकर 2014 में ये मुद्दई बने और साथ ही इनके साथ मुझे ज्वाइन करें साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। आप दोनों मेहमानों का अस्सलाम वालेकुम। अकबर एस बाबर साहब, आपसे मैं शुरू करती हूँ। अकबर एस बाबर साहब, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को तो रसाई दे दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स को ऑडिट करने की। स्टेट बैंक की ने भी स्क्रूटनी कमेटी को पीटीआई के मुख्तलिफ बैंकों में 23 अकाउंट्स की डिटेल्स जमा कराएं, जिसके बारे में आपने कहा था कि इन अकाउंट्स में बैरून मुमालिक से हासिल होने वाली रकम आती रही है। स्क्रूटनी कमेटी के 75 से ज्यादा इजलास हो चुके हैं। आपको क्या लगता है क्यों ये मामला अभी तक हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सका? 7 सालों से ये मामला लटक रहा है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए, आज जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है, जाहिर है उसकी तफसीलात तो अभी मेरे सामने नहीं है, बट जो आज जिसमें आपने कहा कि उनको इजाजत दी गई है कि वो अकाउंट्स को देख सके। एक देखें, तमाम सियासी जो जमातें हैं उनका जो तमाम फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, ये पब्लिक का एक राइट है कि वो उसको, क्योंकि जब वो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है तो वो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए बिल्कुल ये सब पार्टियों के सब जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, रिकॉर्ड है, ये सामने होने चाहिए और पब्लिक के रिकॉर्ड में होने चाहिए, ताकि उसको देख सके कि इस पार्टी की कहां से फंडिंग हुई है, क्या सही फंडिंग हुई है, और जो लोग फंड करते हैं क्या वो उनका जिक्र मौजूद है कि नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन जो मज़ाक़खेज़ बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ दूसरी जमातों के अकाउंट्स को जानना चाहती है और उसकी जांच पड़ताल करना चाहती है, लेकिन आज भी 28 बैंक अकाउंट्स उनके पीटीआई के जो स्टेट बैंक के जरिए आए, जो कि इलेक्शन कमीशन की तहवील में है, वो आज तक हमें नहीं दिखाए गए। आज तक 4 डिटेल्स आप लोगों से शेयर नहीं की गई। बिल्कुल, वो तमाम लॉक इन की में सीक्रेट रखे गए हैं 28। हमने जब बारहा कमेटी को कहा कि आप ये ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट्स हमें दिखाइए, तो उन्होंने लिख के दिया कि हम पे पीटीआई का दबाव है, हम आपको नहीं दिखा सकते। ये तो इसके अलावा 4 कमेटी के मेंबरान ने डायरेक्टली ये बात करी कि वाकई उन पर दबाव है जिसकी वजह से वो डिटेल्स आपके साथ शेयर नहीं कर सकते जो स्टेट बैंक ने डिटेल्स दी। स्क्रूटनी कमेटी के ऑर्डर शीट में लिखा हुआ है, उन्होंने बारहा मुख्तलिफ ऑर्डर शीट्स में ये कहा कि ये हम रिकॉर्ड इसलिए आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि पीटीआई एतराज करता है। तो फिर आप एक जो कमेटी जिसकी जिम्मेदारी थी कि 1 महीने में रिपोर्ट बनाए मार्च 2018 में, इसीलिए तो 3.5 साल हो गए कि अभी तक वो तहकीकात नहीं कर पाई। इसीलिए तो उनको जो आखिरी इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था 14 अप्रैल इस साल को, जिसमें उन्होंने हमें इजाजत दी कि जो पीटीआई ने रिकॉर्ड जमा कराया जो गैर तस्दीक शुदा है, जैसा भी है उसमें भी हमने 2.2 अरब रुपए की गैर कानूनी फंडिंग
ऑडिटर्स के जरिए 100 पेज की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में दे दी, लेकिन उसके बावजूद वो लिख के देते हैं, कहती है ये हम जो ओरिजिनल अकाउंट्स है। मसलन मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा दिलचस्प है। जब हम स्क्रूटनी कर रहे थे तो वॉल्यूम 9 इन्होंने हमारे सामने रखा। मैंने उसको जब देखा तो वो हबीब बैंक लिमिटेड के ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट थी पीटीआई की। अच्छा। तो मैंने अपने ऑडिटर्स को कहा कि आप इनको देखिए, ये मुझे ओरिजिनल नजर आ रहे हैं, और अपने वकील साहब को भी कहा। हमने अभी शुरू किया था उसकी देखना, रिव्यू करना। 15 मिनट में पीटीआई के तमाम नुमाइंदे उस वॉल्यूम के इर्द गिर्द घेरा डाल के खड़े हो गए और इलेक्शन कमीशन को कहते हैं ये आप इनको क्यों दिखा रहे हैं, आपको ये दिखाने का इख्तियार नहीं है, आपने इनको ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट क्यों दे दिए। 15 मिनट के अंदर हुक्म आया, बंदे आए, उन्होंने वो पूरा का पूरा बंडल रस्सियों में बांध के लेके चले गए। ये तो हाल है हमारे मुल्क का, ये तो हाल है हमारे उस इदारे का। पर आप इस मामले को लिए बैठे हैं तो और मतलब कि कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये मामला आप नहीं लेकर जा सकते, और ये बयानात तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं जो स्क्रूटनी कमेटी का बता रहे हैं, जो उन्होंने अपने पेपर्स में लिखा है कि उनको प्रेशराइज किया जाता है। पीटीआई इतराज करती है जबकि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एग्जैक्टली देखिए, हम तो सुपीरियर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पे जाहिर है कि ये केस इवेंचुअली वहीं पे डिसाइड होगा, क्योंकि जो भी इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा तो यही तो बात है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला कब आएगा? 7 साल हो गए। लेकिन यही तो मसला है। अगर हम उनके पास जाते हैं, वो इलेक्शन कमीशन को कहते हैं आप फैसला करें। पहले तो एक पार्टी जा चुकी है ना, इलेक्शन कमीशन ने पूरा केस को ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में भेज दिया कि जी ट्रायल कोर्ट इलेक्शन कमीशन है, आप फैसला करें। अब वो जब फैसला नहीं करते हैं, अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि जो आखिरी ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का 14 अप्रैल 2021 का, उसमें उन्होंने स्क्रूटनी कमेटी को कहा कि आप 30 मई तक अपनी रिपोर्ट जमा कराएं इलेक्शन कमीशन में। आज क्या तारीख है? अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। अभी तक हमने उनको 55 घंटों में 100 पेज की ऑडिटर्स की साइंड रिपोर्ट 2.2 बिलियन रुपीस की गैर कानूनी फंडिंग इनके अपने रिकॉर्ड से वो साबित करके दे दी, जबकि इन्होंने 4 मुलाजमीन के जो अकाउंट्स हैं वो आज भी हमसे शेयर नहीं किए। जिसको ये तस्लीम करते हैं कि उस पर अकाउंट है, उस पर लिखा हुआ है कि ये कॉपी टू इमरान खान पीटीआई चेयरमैन, कॉपी टू डॉक्टर आरिफ अलवी सेक्रेटरी जनरल पीटीआई जब उस वक्त थे, उनके इल्म में था, उनकी मर्जी से मुलाजमीन के अकाउंट्स में जिनके नाम लिखे हैं, शनाख्ती कार्ड लिखे, वो आज भी मुलाजमीन है पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस के। उनके अकाउंट में पैसा है, हम कहते हैं, वो कहते हैं हाँ जी हमने ये किया है, हम कहते हैं इसकी तफसीलात है, वो कहते हैं हम नहीं देते। कमर दिलशाद साहब मेरे साथ हैं। कमर दिलशाद साहब, जो बातें अकबर एस बाबर साहब कह रहे हैं और जो डिटेल जमा करवा चुके हैं, इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं कोर्ट लेकर जाएं, तो कोर्ट ने भी तो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन को ही कहना है कि इलेक्शन कमीशन को फैसला दिया, हम इसको आगे प्रोसीड करें। तो 7 साल तो ऑलरेडी हो गए, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी फैसला आने लगता है इलेक्शन कमीशन इस पर एक्टिव होता है, पीटीआई कोई एप्लीकेशन लेकर चली जाती है। जैसे आज इलेक्शन कमीशन ने इजाजत दे दी तहरीक इंसाफ को फरूख हबीब साहब की दरखास्त पर कि आप ऑडिट कर सकते हैं, आप जांच पड़ताल कर सकते हैं नून लीग की और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की। असूली तौर पर ये जो हमारे दोस्त हैं अकबर बाबर साहब, उनके रास्ता खुल गया है, उसी की बुनियाद बनाकर कि जनाब जब आपने पीपल पार्टीज और मुस्लिम लीग नवाज के जो है अकाउंट की इजाजत दे दी है, उनकी रसाई दे दी है उनके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो मुझे भी जो है इसकी रसाई दी जाए इसी बेस के ऊपर जिस बेस पर आपने ये ऑर्डर पास किए। सही। तो ये तो एक मेरे ख्याल में ये राय बड़ी मजबूत हो जाएगा, केस मजबूत हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ का अपनी न्यूट्रलिटी साबित करने के लिए वो उनको ऑर्डर जो है देना पड़ेगा कि भाई इनको भी रसाई दे दें। और जब आप पीटीआई ने अगर कोई एतराज किया या कोई डिफेंड किया तो कहेंगे हमने जब इनको इजाजत दे दी है आपको, तो हमने इनको भी इजाजत दे दी है। तो ये तो एक रास्ता खोल दिया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कि वो उसी रास्ते पर चलें और दरखास्त दे दें कि जनाब हमें भी इजाजत दी जाए। का पॉइंट ठीक है कि ऑडिट इनकी बड़ी टीम लेके जाते रहे, 7 साल से जंग लड़ रहे हैं ऐसा कोई बाबर साहब, तो लेकिन इस बारे में अब ये फैसला कौन जो है मामले करने के लिए आप उनको चाहिए। अदालतें कुछ नहीं करेगी, अदालत आपने सही फरमाया, अदालतें कहेंगी कि जनाब आप इलेक्शन कमीशन में केस दे गौर है। तो इसी तरह एक और भी मामला है कि डॉक्टर अपने फरूख नसीम साहब ने इनके खिलाफ दरखास्त दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब ऐसा कि बाबर साहब तो इस दरखास्त देने के मजाज ही नहीं है। वो फैसला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में जेर गौर है, जेर समात है, उसकी भी कोई हियरिंग नहीं हुई। तो ये भी सारे मामले हैं, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि अकबर एस बाबर क्यों अहल नहीं है, अकबर एस बाबर क्यों अहल नहीं है ऐसी दरखास्त देने के?
दरखास्त दे सकते हैं कि हमें भी इजाजत दी जाए, जब आपने इनको इजाजत दी है तो हमें भी रसाई दी जाए, हमने भी इनका ऑर्डर चेक। लेकिन बहरहाल केस बड़ा एक किस्म का संजीदा है। अच्छा, कमर दिलशाद साहब, पीटीआई ने तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी के सामने तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी के सामने ये मौक़िफ़ पेश किया था, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अगर बैरून मुमालिक से हासिल होने वाले चंदे में कोई बेज़ाब्तगी हुई है तो इसकी जो जिम्मेदारी है ये जमात पर आयद नहीं होती बल्कि उस एजेंट पर होती है। तो इनडायरेक्टली ये एडमिट नहीं कर रहे हैं कि हाँ कुछ हुआ है लेकिन पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है। एडमिट तो वो कर चुके हैं, बहुत से मामलात में एडमिट कर चुके हैं। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि वो उनके अंदर जो कागजात आए हैं, फॉरवर्ड फंडिंग का केस भी आया है, वो सारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट भी है। अब सारा मामला स्क्रूटनी कमेटी के पास बिल्कुल आखिरी मरहले में है और जैसे इन्होंने दरखास्त दी है कि भी हमें रसाई दी जाए, एक वो सेपरेट केस है और अकबर असबाब का केस सेपरेट है तहरीक फंडिंग केस के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने हमारी इतला के मुताबिक वो अपनी फाइनल स्टेज पर है और वो किसी वक्त भी आके 15 दिन में 10 दिन में जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने वो रिपोर्ट पेश हो जाएगी। अब ये अपने बाकायदा खुशियां बनाते रहेंगे जी हमने तो उनकी रसाई मिल गई है, हमें वो रिकॉर्ड चेक करते रहे, वो तलत केस है, वो केस इनके साथ। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कमर दिलशाद साहब वो ये कि इलेक्शन कमीशन एक्ट 2017 के आर्टिकल 210 के तहत अगर किसी जमात पर यह साबित हो जाता है कि इसने ममनुआ ज़राए से बैरून मुमालिक से फंड्स हासिल किए, अगर सबूत मिल जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो 2014 से इनका केस चल रहा है, अगर ये सबूत मिल जाते हैं पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ ने ये सब ममनुआ ज़राए से फंड्स हासिल किए हैं, तो जाहिर है हुकूमत वक्त को इस जमात के खिलाफ रेफरेंस भेजना होता है, तो ये हुकूमत अपने ही खिलाफ कैसे रेफरेंस बना के भेजेगी सुप्रीम कोर्ट में, ये बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वो जो अगर ममनुआ फंड हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सेक्शन 204 के तहत मुकम्मल खैरात वो जब्त कर लेंगे। वो कहें जितना ममनुआ फंडिंग आया है हम जब्त करते हैं। जब्त करने के बाद फिर उस पार्टी की रिट खत्म हो जाती है, एतमाद खत्म हो जाता है। ये साबित हो जाता है कि जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ममनुआ फंड जब्त कर लिया, स्टेट बैंक में जमा करने का हुक्म जारी कर दिया, तो फिर वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बाकी पार्टियां जाएंगी, सियासी जमातें जाएंगी, मुखालिफ पार्टी जाएंगी कि जनाब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इनके फंड जब्त कर लिए हैं, तो लिहाजा अब ये पार्टी जो है वो रजिस्ट्रेशन के काबिल नहीं रही। तो सुप्रीम कोर्ट में मुखालिफ पार्टी जाएगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार इतने ही हैं कि वो जब्त करने के बाद उस पार्टी की रेट खत्म हो जाती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया साबित है कि जो इलेक्शन कमीशन कंवर साहब मेरे साथ है, अकबर असबाबर साहब मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब साहब मुझे ज्वाइन करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदद कहते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब साहब ने मुझे ज्वाइन किया, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब आपका। फारूक हबीब साहब, बिलाखिर आपको इजाज़त मिल गई, इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दे दी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट की जांच पड़ताल आप लोग कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि अब पता चलेगा मरियम और बिलावल को कि इनकी पार्टी के जाली अकाउंट्स हैं, ऐसा क्या आप लोगों के हाथ लग गया है या ऐसे क्या सबूत हैं जो आप समझते हैं कि इनको भुगतना पड़ेगा खमियाजा नून लीग और पीपल्स पार्टी को? देखें, ये 2017 से जो है वो केस चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी अकाउंट्स की जांच पड़ताल के हवाले से, स्क्रूटनी के हवाले से। लेकिन पिछले 4 साल से ज़ायद के अरसा में नून लीग और पीपल्स पार्टी इस चीज़ की मुखालफत करती रही है कि उनके अकाउंट्स की रसाई जो है वो किसी को ना दी जाए। वो अपनी पार्टी अकाउंट्स में आए गए जो पैसे हैं उन पैसों का सोर्स बताने को जो है वो तैयार नहीं थे और कभी तारीखों के पीछे छुपते थे, कभी जो है वो आएँ बाएँ शाएँ करते रहते थे। हमने एक दरख्वास्त दायर की जिसमें हमने मौका पे इख्तियार किया गया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो अकाउंट्स हैं उनको देखने के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो ऑडिट के एक्सपर्ट हैं और एक मालियाती एक्सपर्ट जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, जो अकाउंट्स को देखकर उनकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, उनका जायजा ले सकते हैं, वो अलाउ किए जाएं।
तो आज इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुखालफत के बावजूद हमारे इस मौकफ को, हमारी इस दरख्वास्त को जो है वो कबूल किया, उसको लेकिन आप देखिए ना 7 सालों से आप लोगों को ये मामला चल रहा है। जब भी फैसला आने लगता है आप लोग कोई एप्लीकेशन जो है ना वो ले जाते हैं, आप लोग भी ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं कि इसको लिंगर ऑन किया जाए। 6 मरतबा आप लोग ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर गए, इलेक्शन कमीशन, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी की भी अकाउंट को जांच पड़ताल करने का कोई हक हासिल नहीं है, उनके पास इख्तियार ही नहीं है। इस पर आपने हुक्म इम्तनाई लिया। दोबारा जब हुक्म इम्तनाई आप लोगों को नहीं मिला तो आप लोगों ने स्क्रूटनी कमेटी के दायरे इख्तियार को आप लोगों ने चैलेंज कर लिया, इस पर भी हुक्म इम्तनाई आप लोगों ने हासिल किया। मतलब कि आप लोगों ने तो खुद इस सारे मामले को लिंगर ऑन करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। 2014 से तो आप लोगों का मामला चल रहा है। देखें शादिया, जहां तक रह गई बात, हम तो कहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंट्स की जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 कह रहा है कि आपके पार्टी के अकाउंट्स में जो भी फंड्स आए हैं उसके जराए आपने बताने हैं। हम 40,000 डोनर्स का जो है वो रिकॉर्ड दे चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पहली सियासी जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग को मुतारफ करवाया। यहाँ पर इशू ये है कि बड़े बड़े इंटरेस्ट ग्रुप से, माफिया से पैसे लिए जाते रहे, बाद में इक़्तिदार में आके उनके मफाद को प्रोटेक्ट किया जाता रहा। PMLN के अकाउंट्स के अंदर बड़ी बड़ी ऐसी अमाउंट्स आई हुई हैं, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, जिसके अभी तक वो जराए नहीं बता सके। नवाज शरीफ अपनी ही पार्टी को फंड देते हैं 10 करोड़ रुपए का, चंद दिन बाद जो है उसमें से 6 करोड़ रुपया वापस अपने अकाउंट में मुंतकिल कर लेते हैं। ये वो मंतक समझ नहीं आती। पीपल्स पार्टी जो है वो अपने जराए बताने को तैयार नहीं है, और उनसे जरायों का पूछा जाए तो कहते हैं जराए हमारे पास, हमें उन चीज़ों का मालूम नहीं है। असल मसला क्या है? असल मसला ये है, हम चाहते हैं शफाफियत हो, कानून की हुक्मरानी जो है वो कायम हो। अब बहुत सारे इनके मामलात हैं जिनके अब इनके देखें तो जाली अकाउंट्स निकल आते हैं, पापड़ वाले के, लेकिन आप देखें ना, के नाम। आप लोग कहते हैं आप लोगों ने सारी डिटेल्स जमा करवा दी। आप लोगों का मामला इतना ही सीधा, इतना ही साफ है, शफाफ है, तब तो फैसला आ जाना चाहिए था। 75 जो है वो स्क्रूटनी कमेटी के, इससे ज्यादा इजलास हो चुके हैं, फैसला कोई आया नहीं अभी तक। इसकी की फिर क्या वजह है? कौन प्रेशराइज कर रहा है? देखें हमने शादिया जी, मैं आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता चलूं। देखें जो PTI का केस है उसके ऊपर स्क्रूटनी कमेटी अपनी स्क्रूटनी मुकम्मल करके अपना काम मुकम्मल कर चुकी है। अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करवानी है। जहां तक रह गई बात, हमने पूरा उनके साथ ताउन किया, अपना पूरा रिकॉर्ड जो है वो उनको जमा करवाया। हमारा चार्टर्ड जो अकाउंटेंट हैं, एक कैटेगरी के हमारे अकाउंटेंट्स हैं, लेकिन PMLN जो है और पीपल्स पार्टी है, ये तो अपना रिकॉर्ड ही जमा नहीं करवा रहे। ये उनके जराए बताने को तैयार नहीं, उनके सोर्सेज बताने को तैयार नहीं है। लिहाजा यही वजह थी कि हमें इलेक्शन कमीशन में इस दरख्वास्त को जो है वो दायर करना पड़ा। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को इनके अकाउंट्स तक रसाई हासिल होगी। 8 रोज की उन्होंने उनको मुद्दत फराहम की है जब से ये काम चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स शुरू करेंगे। और उसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े आपको 2014 से आप मामला इनके खिलाफ लेकर गए 2017 में, तो फैसला तो आप लोगों का पहले आना चाहिए था। ये तो अपोजिशन का मौकिफ दुरुस्त है कि हथकंडे इस तरह के आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लिंगर ऑन करने के लिए हर तरह का अरबा आप लोगों ने इस्तेमाल किया है। देखें हमें इस बात के ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि ये केसेस जो है, आज इलेक्शन कमीशन ने भी खुद कहा कि ये आइडेंटिकल केसेस हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जांच पड़ताल होनी है। 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से फैसला दे चुकी हुई है कि इलेक्शन कमीशन का ये दायरा इख्तियार है कि उन्होंने तमाम जमातों के अकाउंट्स की बिला जो है वो किसी की तमीज़ के बगैर, बिला तफरीक उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करनी है। तो ये अच्छी बात है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के जो बैंक अकाउंट्स हैं, जो उनकी फंड रेजिंग का सिस्टम है, उसके अंदर भी शफाफियत आनी चाहिए। अब पीपल्स पार्टी के 12 अकाउंट स्टेट बैंक ने कुछ जो जमा करवाई है रिपोर्ट, ऐसे हैं जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से छुपाए हुए हैं। 7 अकाउंट्स नून लीग ने जो है वो छुपाए हुए हैं। यही वजह है कि वो अपना रिकॉर्ड नहीं दे रहे। PTI तो 22 वॉल्यूम जमा करवा चुकी हुई है अपने रिकॉर्ड के। कि आप लोगों की पार्टी की तरफ से स्क्रूटनी कमेटी के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगर चंदे में हासिल करने में, फंड्स हासिल करने में कोई बेज़ाब्तगी हुई है तो इसकी जो जिम्मेदारी है ये पार्टी पर नहीं बनती बल्कि उस एजेंट पर बनती है। मतलब कि इनडायरेक्टली आप लोगों ने एडमिट किया है कि कुछ ऐसे जराए से फंडिंग हुई है जिसकी जिम्मेदारी अब पार्टी नहीं लेना चाह रही है, वो एजेंट पर डालना चाह रहे हैं आप लोग। देखें हमारी पार्टी के अकाउंट्स के अंदर किसी किस्म की कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है। हमारे पेइंग मेंबर्स हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, जो 90 लाख पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान को
30 अरब रुपए से जायद की फॉरेन रेमिटेंसेज तरसीलात ज़र हर साल भेजते हैं। वो बहुत बड़ी तादाद में, इट्स अ ओपन फैक्ट कि हमारे पॉलिटिकल फंड रेजर्स होते हैं, वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी पार्टी के जो है वो पेइंग मेंबर हैं, सालाना जो है उनकी एक मेंबरशिप फीस है जो पे करते हैं, जो कि एक फंडिंग का एक सोर्स है हमारी पार्टी का। और आपके ये भी इल्म में होना चाहिए कि वाहिद जमात है जिस जमात ने अपनी तमाम अकाउंट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को सबमिट किए हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग वो चीजें सबमिट नहीं कर रही थी, इसी वजह से आज इलेक्शन कमीशन ने जो है वो हमें उनके अकाउंट्स तक जो है वो रसाई फराहम की है। आप लोगों के अकाउंट्स तक भी तो रसाई मिलनी चाहिए। देखें वो तो ऑलरेडी अकबर एस बाबर को इलेक्शन कमीशन ने रसाई दी है, क्योंकि वो तो उस पिटीशन के अंदर पिटिशनर ही नहीं है। लेकिन उससे पहले इसी तरह की पिटीशन अकबर एस बाबर ने दायर की थी, इलेक्शन कमीशन ने उनको भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की तक की रसाई दी, फाइनेंशियल एक्सपर्ट लेके जाने की भी रसाई दी। आज हमें भी इसी सूरत में इलेक्शन कमीशन ने जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट साथ लेके जाने की जो है वो रसाई फराहम की है, और उनके रिकॉर्ड को देखने के हवाले से जांच पड़ताल होगी। बुनियादी तौर के ऊपर वो जमातें जो हम पर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगाती रही हैं, आज वो जमातें खुद उस गड्ढे में गिरी हुई हैं, अपना वो जवाब देने को तैयार नहीं है। मुमलिकत बराए इत्तलात फरूक हबीब साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत नाराज ग्रुप को मनाने में नाकाम हो गई है, अब मैदान लगेगा और ज़रूर लगेगा। नाजरीन, वो कहते हैं ना कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। ऑपोजिशन ने नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के लोगों ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल को ओहदे से हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के तूफानी दौरे किसी काम ना आए और ना ही बलूचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत बचाने के लिए वफाकी हुकूमत के तरक्याती पैकेज से कुछ बन पाया। नाराज अरकान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ बाकायदा तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। नाराज अरकान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। हम समझते हैं जान खिलासी करे जाम साहब, बलूचिस्तान के अवाम पे राहम काएं, जाम को इज्जत का रास्ता दे दिया। अभी वो कहते हैं कि हम मुकाबला करेंगे, तो इस मुकाबले में हार सिर्फ जाम का होगा। इंशाअल्लाह 1 हफ्ते 10 दिन के बाद नया वजीर आला होगा। इसी पे बात करने के लिए नाराज रुकने बलूचिस्तान असम्बली असद बलोच साहब ही मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद बलोच साहब आपका। असद बलोच साहब, समझा ये जा रहा था कि हो सकता है ये बहरान टल जाए, सियासी बहरान, क्योंकि हुकूमत बलूचिस्तान की हुकूमत की तरफ से यही कहा जा रहा था कि आप लोगों को शिकस्त होगी, मनाने में कामयाब हो जाएंगे, नंबर्स पूरे नहीं हैं। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि वो घर जाएंगे। नंबर्स आप बता सकते हैं कि जो आप लोग बात कर रहे हैं कि अगले हफ्ते कुछ अरसे तक नए वज़ीर आला आ जाएंगे, तो कितने नंबर्स हैं आप लोगों के पास? मजमूई तौर पे बलूचिस्तान असम्बली के 65 मेंबर हैं, और अगर आप स्पीकर साहब को निकाल दें तो 64 मेंबर बचेंगे। 64 में से 40 मेंबर का हिमायत हमें इंशाल्लाह हासिल है, और हम मुतमईन हैं। जो आज हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किए, इंशाल्लाह हम कामयाब रहेंगे। जाम साहब ने बहुत कोशिश की, लोगों के घरों में गया, दस्तकें दी, जाम साहब ने लालचें दी भी, उनको अफर भी बहुत किया कि हम आपको बजट देंगे, आपके हलकों में देंगे। लेकिन देखना यह था कि 3 साल का जो अरसा हुआ, जाम साहब ने वो जो एक माहौल था वो बनाने में नाकाम रहा। उसमें वो एक सलाहियत नहीं थी। होना तो यह चाहिए था कि अगर 3 साल में वो 40 बंदे के बार बार कह रहे हैं कि हमारे 40 बंदे थे, उनमें से कुछ हमारे साथ हैं, बाकी कुछ हमारे साथ नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन नाकाम करेंगे, वो बातें करती रही। लेकिन उनकी बातें, उनकी लालच, ये सारे कुछ काम नहीं आ सके उनके, सिवाय यही एक ही रास्ता है। संजरानी साहब भी आए थे, उनके भी आप लोगों से बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए, तो कोई मामलात सुलझे नहीं या कोई उम्मीद नहीं थी कि सुलझ जाएंगे? देखिए, चेयरमैन सादिक साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो आए, वो बाप पार्टी से उनका ताल्लुक है,
वो सुलझे हुए सियासतदान हैं, वो आए, काफ़ी उन्होंने डिस्कस की, 3-4 घंटा हमारे उनके साथ डिस्कशन रही थी। फिर हमने जो दलील के साथ उनके साथ बात की तो उनके पास कोई दूसरी रास्ता नहीं था कि वो इस्लामाबाद में जाके फिर अपना रिपोर्ट दे दें। उन्हें कोई कामयाबी नहीं हुई, बल्कि कामयाबी हमारे यूनाइटेड ग्रुप, मैं इसको नाराज़ ग्रुप नहीं कहता हूँ, यूनाइटेड ग्रुप को हुए। और आज हमने साबित कर दिया कि 14 बंदे हमने जो मूवमेंट शुरू की है नो कॉन्फिडेंस का, 14 बंदे हमारे साथ थे, हमने जमा किया नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो इस सिलसिले में आज जाम के लिए रात तक 12 बजे तक और भी वक्त है कि मेरे ख्याल में इज्जत का रास्ता यही है कि जाम साहब रिजाइन करें। अगर जाम साहब ये कहते हैं कि अगर रिजाइन नहीं देते तो आपको क्या लगता है वाकई ये नंबर्स पूरे हो जाएंगे? और सबसे बड़ी बात ये है कि जिन बलूचिस्तान के अवाम के हुकूक की मसाइल की आप लोग बात करते हैं, ये महरूमियाँ कोई आज की महरूमियाँ नहीं है, ये दहाइयों पर मुश्तमिल हैं। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि इन्हें घर भेजकर जो नया वज़ीर आला आएगा वो अब बलूचिस्तान के अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा? नहीं, जाम साहब को एक माहौल दिया गया, 3 सालों में उसको सपोर्ट था, वफाकी गवर्नमेंट का भी सपोर्ट था, मुख्तलिफ हवाले से उनको सपोर्ट मिल रही थी। एक बड़ा पार्टी वो बनाया गया था, उस पार्टी पे 25 साल 30 साल लोग लगाते हैं बाकी पार्टी बनाने में। ये पार्टी बनाया गया, बहुत से लोगों ने मेहनत की, लेकिन इस पार्टी का तो एक ही मकसद था जो उन्होंने बनाया था कि बलूचिस्तान की एहसास महरूमी को दूर किया जाएगा और बलूचिस्तान के जो लोग हैं कौमी दायरे में लेके उनको आएंगे। लेकिन जाम इस पे मुकम्मल नाकाम रहा। जाम ने यहाँ बादशाहत कायम की। जाम कहता था कि मैं अकले कुल हूँ, गवर्नमेंट को इस तरीके से चलाऊँगा। अब देखिए एक चीज़ की कि वज़ीर आला तो वो था, हेल्थ डिपार्टमेंट भी अपने पास रखा उन्होंने, PND भी डिपार्टमेंट अपने पास रखा। अच्छा, आप लोगों की तरफ से वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार कौन हो सकता है? कोई नाम ज़ेर गौर हैं? वो मुत्तफ़िका तौर पे हम बैठ के इंशाल्लाह वो फैसला करेंगे। वो हमारे ज़हन में है उम्मीदवार इस हवाले से तो हो सकता है अब्दुल कुद्दूस भी ज़ंजोई हो, तो हम मिल के, लेके हमारे साथ इस वक्त जो हम इकट्ठे हैं, हमारा सबसे बड़ा एक ही नुक्ता नज़र है कि जाम साहब को हम हटाएं, -1 और जाम साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया असद बलोच, रुकने बलूचिस्तान असम्बली मेरे साथ है। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान में ह्यूमन क्राइसिस यानी इंसानी बहरान के पैदा होने का जिम्मेदार कौन है? अमेरिका जो 20 सालों तक वहाँ स्याह सफ़ेद का मालिक था, या इसकी बनाई कठपुतली हुकूमत जो रेत की दीवार साबित हुई, या फिर नई आने वाली तालिबान हुकूमत जिसे अभी आलमी सतह पर तस्लीम ही नहीं किया जा रहा? अमेरिका जैसे ही अफगानिस्तान से निकला तो सब कुछ खत्म हो गया। 10 अरब डॉलर जो अमरीकी बैंकों में पड़े थे वो अमेरिका ने देने से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, IMF और वर्ल्ड बैंक के अलावा जितनी भी बैनुल-अक़वामी NGOs और तंजीमें थीं, उन सब ने अपने मंसूबों को भी ख़त्म कर दिया या मुलतवी कर दिया। लेकिन अब कतर में होने वाले हालिया जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें तालिबान का ये मानना है कि अमेरिका ने इंसानी बुनियादों पर माली इमदाद की बहाली की हामी भर ली है। 2 रोज़ा मुज़ाकरात के इस दौर में अमेरिका ने किसी किस्म की हामी भरने की तस्दीक नहीं की है, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन ये तस्दीक ज़रूर की है कि इन मुज़ाकरात में होने वाली बातचीत को ये ना समझा जाए कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जा रहा है। लेकिन एक खबर खुशाइंद है कि अमरीकी तर्जुमान ने कहा है कि इंसानी बुनियादों पर इमदाद बराह रास्त अफ़गान अवाम तक पहुँचाई जाएगी, लेकिन इसके तरीक़ेकार पर उन्होंने कोई बात नहीं की। यानी अमेरिका अगर अफ़गानिस्तान की मदद करता भी है तो वो जो पैसा है वो तालिबान को डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा। अब ये बात तो तय है नाजरीन कि तालिबान हुकूमत को इस वक्त शदीद माली बहरान का सामना है, यानी उन्हें अपना निज़ाम ज़िंदगी चलाने के लिए हुकूमती सतह पर पैसे या इमदाद की तो ज़रूरत है, जिसके लिए फ़ौरी उन्हें डॉलर्स चाहिए।
इंसानी बहरान पैदा होने की एक दूसरी वजह यह है कि तालिबान हुकूमत को आलमी सतह पर जो बड़ी ताकतें हैं वो तस्लीम नहीं करना चाह रही हैं और नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, इसके अलावा दूसरे ममालिक के साथ जो तिजारत के रास्ते हैं वो बंद हैं, जिसकी वजह से एक संगीन मौशी बहरान वहाँ पर पैदा हो चुका है। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक वॉर ऑन टेरर पर 20 साल तक लगभग $290 मिलियन रोज़ाना का खर्चा था, लेकिन अब अमेरिका $1 की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है। इस लेवल की तबाही के बाद अफ़गानिस्तान की बहाली की अवलीन जिम्मेदारी किसी और पर नहीं, यकीनन अमेरिका पर ही लागू होती है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफ़गानिस्तान में इनखला के बाद सबसे बड़ी दाइश की कार्रवाई पर दुनिया को पैगाम दिया है कि दाइश के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ तालिबान ही लड़ सकते हैं। इससे पहले अमेरिका के कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अपनी तहकीक से ये वाज़े कर चुके हैं कि 1989 में लड़ी गई सोवियत जंग थी, उसके बाद जब अफ़गानिस्तान को अकेला छोड़ा गया, असल में वही असल वजह थी 9/11 की। और आज एक बार फिर अफ़गानिस्तान की बहाली की बजाय इसे तस्लीम ना करके अकेला छोड़ा जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान रुस्तम शाह मेहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रुस्तम शाह साहब आपका। रुस्तम शाह साहब, एक बार फिर से हम पुरजोर जो है वो मुतालबा कर रहे हैं, दुनिया से ओपनली हम कह रहे हैं, एक तरह से हिमायत कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं तालिबान की कि दुनिया जो है वो इसे तस्लीम करे, वरना दाइश वहाँ पर ज़ोर पकड़ेगी। आपको याद होगा कि अमेरिका अभी गाहे बगाहे ये कह चुका है, चंद रोज़ पहले भी उन्होंने कहा कि 3 से 4 सालों में दाइश की तरफ से, अलकायदा की तरफ से हमले हो सकते हैं अमेरिका पर। तो ऐसी सूरत में जो पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है कि आप तस्लीम करें, नहीं तो ये ख़तरात बढ़ जाएंगे, कितना जायज़ है पाकिस्तान का ये मुतालबा? मुतालबा तो जायज़ है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि पहले ज़रा अपनी भी ख़बर ले और अपने ताल्लुकात को अप्रेस करे, अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रीअप्रेस करे कि पाकिस्तान के जो अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं वो किसी और मुल्क के नहीं हैं, और इसलिए पाकिस्तान को पहल करना चाहिए रिकग्निशन में, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जब आप 2 महीने के बाद रिकग्नाइज करेंगे या 6 महीने के बाद रिकग्नाइज करेंगे, तो इस वक्त आपको क्या पड़ी हुई है? लोग ये समझते हैं कि शायद अमेरिका का प्रेशर है पाकिस्तान पे कि आप अपनी रिकग्निशन को विदहोल्ड करें, उसको अभी न होने दें और हमें मौका दें। हम अफ़गानिस्तान की हुकूमत पे प्रेशर डाल रहे हैं और अफ़गानिस्तान की हुकूमत पे वो प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन उनका असल मसला चीन का है कि हमारे जाने के बाद इतनी कुर्बानियाँ भी दी, इतना पैसा भी लगाया, अब चीन एक डोमिनेंट पावर की तरह वहाँ पे उभरेगा और सारे इलाके को उसमें वो कंट्रोल भी करेगा, इसकी इकानमी को, और 1 बेल्ट 1 रोड का जो मंसूबा है वो यूरेशिया तक फैल जाएगा और चीन की ताकत बढ़ जाएगी, चीन की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा होगा, अमेरिका के एक्सपेंस पर होगा। तो पाकिस्तान को चाहिए कि सबसे पहले तो खुद रिकग्नाइज करे चाइना के साथ मिलके, क्योंकि चाइना तो बिल्कुल रिकग्निशन के लिए तैयार है, लेकिन वो सब मुल्क पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने खुद कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पे, जो गुर्बत है, जो अफलास है, जो लोग बेरोजगार हैं, इस पे मैं अभी आपसे बात करती हूँ। जो आप कह रहे हैं कि चाइना के साथ मिलकर रिकग्नाइज करें, पाकिस्तान आगे बढ़े, क्या पाकिस्तान के ऐसा करने से अमेरिका को हम क्या मैसेज देंगे कि अमेरिका जिस मुल्क के खिलाफ है, अगर हम उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसके साथ मिलकर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करते हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आएंगे हम पर आगे? एब्सोल्युटली नॉट के बाद आप देखें अमेरिका का क्या रवैया है। जो अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा भी आई, यही बताया जा रहा है कि डू मोर का मुतालबा लेने आई, ऑल्दो पाकिस्तान इनकार कर चुका है, लेकिन मुतालबा यही था कि हमें आपके हवाई अड्डे चाहिए, कम से कम एक कॉरिडोर चाहिए। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे कि हम ओपनली आए और चाइना को क्या आए, हम मिलकर खुद तस्लीम करते हैं इनको? अमेरिका का साथ दे के जो हमने गमाया, जो हमने खोया, जो हमने तबाही मचाई अपने मुल्क में, जो हमने इतने हजारों लोगों को जो है उनकी कुर्बानी दी, अमेरिका का साथ दे के तो ये दिन देखना पड़ा। अब तो अपनी खारजा पॉलिसी को अपने इंडिपेंडेंट करना चाहिए, अपने मुल्क मफादात को देख के अपनी खारजा पॉलिसी बनानी चाहिए। हम तो उस वक्त अंधे हो के अमेरिका के कदमों में गिर पड़े
और अपने मुल्क को और अपने अड्डों को अमेरिका के हवाले कर दिया, जिसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं और जिसका खमियाजा अफगान अवाम भी भुगत रही है। तो अब तो उससे सर्कल से आगे आना चाहिए। अब तो समझना चाहिए कि जो कुछ हमारे अपने मफाद में है, हमारे अपने मफाद में ये है कि हम अफगानिस्तान की हुकूमत तस्लीम कर लें, क्योंकि ये एक हकीकत को तस्लीम करना है, एक रियलिटी को तस्लीम करना है। हम कोई हवा में बात नहीं कर रहे। अमेरिका इस बात पर क्यों कायम है कि वो सिर्फ पाकिस्तान से ही अड्डे चाहता है, जबकि रशिया और कुछ वस्त एशियाई रियासतें हैं जो राजी हैं अमेरिका को अपने अड्डे देने पर? तो अमेरिका बजिद क्यों है कि पाकिस्तान से ही उन्हें अड्डे चाहिए? देखिए, यहाँ से जो उनके लॉजिस्टिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो सेंट्रल एशिया के ममालिक में नहीं हैं। यहाँ से वो इनका तजुर्बा भी है, पहले यहाँ से उनकी उड़ान होती रही है। यहीं से सैकड़ों सॉर्टीज उड़ के उन्होंने तालिबान की हुकूमत का खात्मा किया 2001 में। इसलिए और वो चाहते हैं कि चूँकि पाकिस्तान के साथ और भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं जो 6-7 दहाइयों पर मुश्तमिल हैं, वो ये चाहते हैं कि यहीं से जो है दोबारा वो एक कॉरिडोर उनको मिल जाए। लेकिन सवाल ये है कि कॉरिडोर अगर मिल भी जाए तो वो क्या करेंगे वहाँ पे? अब अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी को ये कब तस्लीम करेंगे? अफगानिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, वहाँ पे एक हुकूमत बन गई है, एक पार्टी जीत गई है, चाहे वो जंग से जीती हो, जो भी हो, अब उनकी हुकूमत है। तो अब उस हुकूमत के खिलाफ आप क्यों हमसे कॉरिडोर मांग रहे हैं और क्यों ड्रोन हमले कर रहे हैं? आप तो ड्रोन हमलों में तो आपने पिछले 20 साल में शादियों पर भी हमले किए, आपने फ्यूनरल पर भी हमले किए, आपने मस्जिदों पर भी हमले किए, सैकड़ों हजारों लोगों को आपने मरवाया, गलती से मरवाया कि आप समझे कि ये कोई शायद टेररिस्ट हैं या कोई तालिबान हैं या कोई अलकायदा वाले हैं। बाद में पता चला कि वो तो नमाजी थे, बाद में पता चला कि वो तो एक नमाज जनाजा अटेंड कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। साबिक सफीर बराए अफगानिस्तान रुस्तम शाह मेमन साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, पाकिस्तान का हीरो वो हीरो जिसने मुल्क की दिफा को मजबूत बनाया, जिसने मक्कार दुश्मन को चंद मिनटों में ख़त्म करने की धमकी दी, तो ऐसा लगा जैसे कौम के दिल की आवाज़ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ही लगाई। गुज़श्ता 2 रोज़ से पूरी दुनिया के सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अपने हीरो के कारनामे बयान करते थक नहीं रहे। जब भी कभी इंडिया ने वतन अजीज़ को कोई धमकी दी या कोई टफ टाइम आया, पाकिस्तानी बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर एक ही नाम आता था, डॉक्टर AQ खान। डॉक्टर AQ खान को पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का बानी भी कहा जाता है। वो दुश्मन के लिए इतने ख़तरनाक इंसान माने जाते थे कि अमेरिकन CIA के एक साबिक डायरेक्टर उन्हें दुनिया का ख़तरनाक तरीन इंसान उन्होंने करार दिया था। लेकिन ये ख़तरनाक तरीन इंसान अपनी फैमिली के लिए छुट्टी के दिन खुद पराठे बनाता था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की शख्सियत ऐसी पुरकशिश थी कि उनके हामियों और साथियों के अलावा आर्मी के अफसरान की बड़ी तादाद, सियासी कारकुनान, दानिश्वर और मीडिया मैनेजर्स भी लापंतनाही काफिला उनके लिए कलमा खैर कहने वालों में हुआ करता था। ये लोग खामोशी से उनकी हिमायत में अल्फाजों के फूल बिखेरते और जब भी जौहरी हथियारों की बात या बहस छिड़ती तो वो इनकी पुरजोर वकालत करते। डॉक्टर खान का नाम दरअसल जौहरी प्रोग्राम के साथ कुछ इसी तरह मुंसलिक हो चुका था कि पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम का नाम आते ही सिर्फ एक ही नाम जहन में आता था और वो सिर्फ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान था। मुल्क के जौहरी प्रोग्राम के बानी समझे जाने वाले साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तवील अरसे से अलील थे। अल्लाह ताला पाकिस्तान के इस हीरो को अपनी जवार रहमत में जगह दे और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।